हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। ये है हमारा डेली क्विज फॉर यूपीएससी और आज है 10 अप्रैल 2017। तो हमारे आज के क्वेश्चन देखने से पहले देख लेते हैं हमारे आज के टॉपिक। सो फर्स्ट इज चंपारण्य सत्याग्रह, नेक्स्ट इज वर्धमान महावीर, थर्ड इज लकी ग्राहक एंड डिजी धन व्यापार योजना, फोर्थ इज भारत के वीर, देन नेक्स्ट इज फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो ऑफ इंडिया, देन आफ्टर दैट कूच कम्युनिटी, देन नेक्स्ट इज ऑलिव रिडले, एट इज 73rd अमेंडमेंट, देन नाइन्थ इज ओपीएम गोल्डन ट्रायंगल एंड लास्ट इज गल्फ ऑफ एडन। जी फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि संडे को हमारी कुछ सोशल एक्टिविटीज़ होती है, तो मतलब मंडे ना हम सुबह उस हालत में नहीं रहते कि जल्दी क्वेश्चन स्टार्ट कर सके और मतलब जल्दी पढ़ाई स्टार्ट कर सके। इस वजह से ना हमें इस मंडे और हो सकता है कि लगभग हर ही मंडे को हमें देर हो जाएगी, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी हम हमारे क्वेश्चन जो है पोस्ट कर देंगे। लेकिन बस ये एक याद रखिए कि मंडे को हम देर हो सकती है, बाकी जो रेगुलर डेज होंगे उसमें हम कवर करेंगे जितने ज़्यादा हो जल्दी हो सके उतने ज़्यादा। संडे सिर्फ संडे हम कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, तो इस वजह से हम नहीं क्वेश्चन जल्दी पोस्ट कर सकेंगे। तो देखते हैं हमारे सबसे पहले 8 अप्रैल के हमारे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे उनके आंसर। तो महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में कौन सा न्यूज़पेपर चलाया था? उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। और हमने पूछा था कि तीस्ता रिवर कौन से स्टेट से नहीं बहती है? ये नॉर्थ था, तो ये है आसाम से नहीं बहती, ये सिक्किम में स्टार्ट होती है, वेस्ट बंगाल में बह के फिर बांग्लादेश में चली जाती है। ऑल राइट, सो इसका आंसर हो गया ए, आसाम। तो हमारे आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज choose the correct statement about Champaranya Satyagraha. So first is the first satyagraha movement inspired by Mohandas Gandhi occurred in Champaranya district of Bihar. मतलब ये चंपारण्य सत्याग्रह इनका महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, ऐसा ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्या है, तो जो वर्ड सत्याग्रह जो है वो फॉर द फर्स्ट टाइम कब यूज किया गया? तो इन एंटी रॉलेट एक्ट एजिटेशन, ऐसा ये सेकेंड स्टेटमेंट है। एंड थर्ड क्या है, ही वॉज ज्वाइंड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल इन चंपारण्य सत्याग्रह, ऐसा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो उन्होंने गांधी जी का साथ दिया था चंपारण्य सत्याग्रह में, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। तो हमें इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो जी फर्स्ट स्टेटमेंट तो आप जानते होंगे सही है कि चंपारण्य से ही गांधी जी ने अपने इंडिया की जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट की शुरुआत की थी, तो ये बात सही है। सेकंड जो है वो भी सही है कि सत्याग्रह जो वर्ड है ना, मतलब सबसे पहले रॉलेट एक्ट, दैट इज बहुत ही आगे, मतलब 1990s में हुआ था ना रॉलेट एक्ट, तो उस समय ये सत्याग्रह वर्ड कॉइन किया गया था। इससे पहले इसको सिर्फ मतलब ऐसे सत्याग्रह इस नाम से नहीं जाना जाता था। और थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ना, उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी की सहायता की थी। यहाँ पे मतलब चंपारण्य सत्याग्रह में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये बात याद रखिए, क्योंकि क्या है ना कि आज मतलब 10 अप्रैल 2017 को चंपारण्य मूवमेंट के लिए जो गांधी जी चंपारण्य गए थे उसको 100 साल पूरे होने वाले आज हुए हैं। सो ये हो सकता है कि इस बार यूपीएससी इस पे फिक्स क्वेश्चन मेंस में तो पूछेगा ही, लेकिन साथ ही साथ प्री में भी इसके आने के चांसेस है। सो हमने ये क्वेश्चन ऐड कर दिया था। तो इसका आंसर जो है वो है बी, दैट इज 1 एंड 2। ऑलराइट, तो इसके बारे में आज हमारे जो पीएम मोदी सर जो है वो भी एक एग्जीबिशन लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम होगा बापू को कार्यांजलि, री इन्वेजिंग द चंपारण्य सत्याग्रह। और साथ ही साथ 100 साल पूरे होने का चंपारण्य सत्याग्रह के बाद इसलिए पीएम टू इनॉग्रेट स्वच्छाग्रह, जैसे हमारा मतलब सत्याग्रह था वैसे ही स्वच्छाग्रह। और ये एग्जीबिशन स्टार्ट करेंगे जिसमें वो लोगों को आह्वान करेंगे कि हमारे घर के और बाहर बाकी एरिया में साफ सफाई रखी जाए, इसके लिए पीएम आह्वान करने वाले। तो ये न्यूज़ थी एक ऑल इंडिया रेडियो की और एक पीआईबी की। सो हमने ये देख लिया जी। देखिए हुआ क्या था कि चंपारण्य में ना जो वहाँ के पुअर फार्मर्स थे उनको ब्रिटिश कंपनी द्वारा नील जो है मतलब इंडिगो का प्लांटेशन करने के लिए उन्हें मतलब फोर्स किया जाता था। और उसमें कौन सी सिस्टम अपनाई जाती थी? तो 3 कठिया सिस्टम। उसमें क्या होता है कि जो पीजेंट होते उनको अपना जो 20 पार्ट्स में से 3 पार्ट जो होते हैं इसमें कंपलसरी इंडिगो कल्टीवेशन करने को ने मतलब मजबूर किया जाता था। तो गांधी जी को जो ये देखिए राजकुमार शुक्ला, ये जो इंडिगो कल्टीवेटर थे, उन्होंने गांधी जी को परसुएट किया और इनकी वजह से गांधी जी चंपारण्य में गए और बाद में यहाँ पे चंपारण्य सत्याग्रह हो सका। और इसमें गांधी जी का साथ किसने दिया था? तो ये देखिए ब्रिज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, आचार्य कृपलानी, राम नवमी प्रसाद एंड लेटर ज्वाइंड बाय जवाहरलाल नेहरू। मतलब ये भी जवाहरलाल नेहरू मतलब तब तो छोटे थे, तब उन्होंने बाद में यहाँ पे गांधी जी का साथ दिया था। और ये याद रखना है राजकुमार शुक्ला जी जो थे उनकी वजह से गांधी जी चंपारण्य में गए थे। ठीक है, ये इस पे क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने पहले। और ये देखिए ये हमने कहा कि 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी यहाँ पे गए थे।
ऑलराइट, आई होप कि ये क्वेश्चन अभी अच्छे से हो गया है। और ये भी एक बात देख लीजिए कि जब गांधी जी वहाँ पे विलेज में पहुंचे तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया, क्लीन अप ऑफ विलेजेस, बिल्डिंग स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स एंड एनकरेजिंग विलेज लीडरशिप टू अंडू पर्दा, अनटचेबिलिटी एंड सेपरेशन ऑफ वुमेन। मतलब गांधी जी जैसे ही वहाँ गए उन्होंने सत्याग्रह के साथ साथ ये भी जो सोशल जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसके बारे में भी उन्होंने वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। ऑलराइट, तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ चंपारण ने मतलब इंडिगो के लिए काम किया, उन्होंने बाकी भी काम किए थे। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट वर्धमान महावीर एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो वर्धमान का मतलब क्या होता है, द वन हु ग्रोथ्स, एंड महावीर का मतलब क्या होता है, द ग्रेट हीरो। ओके, ये मतलब सिर्फ एक हमारे जनरल नॉलेज के हमने लिए आपको बता दिया, तो इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो फर्स्ट क्या है, वर्धमान महावीर वॉज द फर्स्ट जैन तीर्थंकर हु इज ऑफन कॉल्ड एज फाउंडर ऑफ जैनिज्म। नेक्स्ट इज महावीर टॉट दैट द ऑब्जर्वेंस ऑफ 5 वोज, जिसमें कौन कौन से है, तो अहिंसा दैट इज नॉन वायलेंस, सत्य मतलब ट्रुथ, अस्तेय मीन्स नॉन स्टीलिंग, देन ब्रह्मचर्य मीन्स चेस्टिटी कैसिटी जी कुछ है इसका, आई एम सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। देन नेक्स्ट इज अपरिग्रह दैट इज नॉन अटैचमेंट इज नेसेसरी टू एलिवेट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये हो गया सेकेंड स्टेटमेंट। और थर्ड में क्या था, ही गेव द प्रिंसिपल ऑफ अनेकांतवाद दैट इज प्लूरलिज्म, स्यवाद एंड न्यायवाद। ऐसे तीनों ने, ये 3 प्रिंसिपल्स जो थे वो वर्धमान महावीर द्वारा दिए गए थे, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। ओके, तो हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। तो इसके सेकंड और थर्ड जो है दैट इज ये सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एंड अपरिग्रह, ये इनके 5 वोज थे। और साथ ही साथ इन्होंने अनेकांतवाद और स्यवाद और न्यायवाद का प्रिंसिपल दिया था। लेकिन ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये मतलब यहाँ से करेक्ट है कि इनको कहा जाता है कि ये जैनिज्म के फाउंडर है, लेकिन ये फर्स्ट तीर्थंकर नहीं थे, ये लास्ट तीर्थंकर थे, दैट इज 24th नंबर के तीर्थंकर थे। ठीक है, तो फर्स्ट इनकरेक्ट है और 2 एंड 3 जो है वो करेक्ट है। सो हमारा आंसर है सी, दैट इज 2 एंड 3। तो ये कल जी महावीर जयंती जो थी वो हमारे देश में सेलिब्रेट की कर दी गई थी। इनका महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार में लगभग 599 बीसी में, मतलब बहुत ही अब 250 साल हो गए 250 साल हो गए इनको। तो और ये बुद्ध जी जो थे हमारे, उनके कंटेम्प्रेरी थे। ठीक है, और बुद्ध जो थे उन्होंने अपना घर छोड़ा था एट द एज ऑफ 29, और वर्धमान महावीर ने अपना घर छोड़ा था एट द एज ऑफ 30। किस लिए, तो मतलब एनलाइटनमेंट, क्या सत्य की शोध के लिए इन्होंने अपना घर छोड़ा था। फिर 12 साल 12.5 ईयर्स इन्होंने मेडिटेशन में अब मेडिटेशन किया, और उसके बाद ये मॉन्क बन गए। और इनकी जो टीचिंग्स थी, द टीचिंग्स ऑफ महावीरा वेयर कंपाइल्ड बाय गौतम स्वामी, ये नाम भी याद रखिए, गौतम स्वामी द्वारा महावीर जी की जो कुछ टीचिंग थी वो कंपाइल कर दी गई थी, और जिसको ये जैन अगमास कहते थे, जैन अगमास। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ दीज अगमास आर नॉट अवेलेबल टुडे। जैन बिलीव महावीरा अटेंड मोक्ष एट द एज ऑफ 72। मतलब ये जो अगमाज है वो अभी अवेलेबल नहीं है, कुछ हो गए इसके रीजंस, लेकिन अभी ये इनको मोक्ष कब मिला, तो ये 72 की एज में ये इन्हें मोक्ष मिल गया था वर्धमान महावीर जी को। ठीक है, तो ये हमारा आर्ट एंड कल्चर का एक पार्ट है जिसको आप देख लीजिए अच्छे से, महावीर जी, बुद्ध, इनके बारे में। एंड जैनिज्म और बुद्धिज्म की जो फिलोसॉफी होती है ना, उस पर होता है कि एक साल में तो एक क्वेश्चन होता है, तो देख लीजिए इसके बारे में भी। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो हमारी रिसेंटली मतलब डिमोनेटाइजेशन के बाद जो एक स्कीम लॉन्च कर दी गई थी, लकी ग्राहक एंड डीजी धन व्यापार योजना, इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो फर्स्ट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीक्स टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट मेथड टू एनकरेज कंज्यूमर्स एंड मर्चेंट्स टू इंक्रीजिंगली शिफ्ट टू पेमेंट मोड थ्रू दिस स्कीम। मतलब इस स्कीम का मेन मकसद क्या है, तो जो कुछ हमारे मतलब कंज्यूमर्स और जो छोटे मर्चेंट्स है उनको डिजिटल पेमेंट मोड में शिफ्ट करना है, ऐसा ये इसका मकसद था। नेक्स्ट क्या है, द स्कीम स्पेशली फोकसेज ऑन ब्रिंगिंग द पुअर, लोअर मिडिल क्लास एंड स्मॉल बिजनेसेस इनटू द डिजिटल पेमेंट। मतलब इसमें भी इस स्कीम का मेन मकसद क्या है, तो पुअर और जो लोअर क्लास के जो बिजनेसमैन है उनको इस डिजिटल पेमेंट के फोल्ड में लाना है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। एंड थर्ड क्या है, इट इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड द नीति आयोग इज इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ दिस स्कीम। तो ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है कि ये फिनेंस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च की गई थी और नीति आयोग जो है इसका इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। ऑलराइट, तो इसमें से हमें कौन सा करेक्ट है ये बताना है। तो इसके फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है कि ये मतलब इसमें दोनों है, जो लकी ग्राहक है वो हमारे कंज्यूमर्स के लिए, और डिजी धन व्यापार जो है वो मर्चेंट्स के लिए है। इसमें मेन जो फोकस किया गया है वो पुअर, लोअर मिडिल क्लास और स्मॉल बिजनेसमैन पे फोकस किया गया है। लेकिन ये जो है ना, ये बात मतलब इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो लॉन्च की गई थी नीति आयोग द्वारा, और इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, तो एनपीसीआई। ऑलराइट, एनपीसीआई है, ये बात याद रखनी है। तो इसका फर्स्ट एंड सेकेंड दैट इज बी जो है ये आंसर है।
तो अभी देखिए जी, ये कल मतलब हमारे जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इसका 100th जो मेगा ड्रॉ था इसको ओकेजन पे कुछ हुआ था, तो ये हुआ था। और बाद में क्या है कि ये देखिए एनपीसीआई जो है हमारा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में हमने पिछले दिनों एक क्वेश्चन लिया था, वो भी आप चाहे तो मतलब इसके बारे में एक अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि लगभग अब डिजिटल इंडिया के बाद और रुपे कार्ड वगैरह ये बहुत सारी इसकी अभी कुछ जो फैसिलिटीज चल रही है एनपीसीआई के बारे में, सो हम ये देख लीजिए एक बार। तो ये डिजिधन व्यापार योजना की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, ये बात याद रखिए, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वेब पोर्टल भारत के वीर इज रिलेटेड टू, तो ये भारत के वीर को किससे रिलेट करता है? फर्स्ट इज टू एनेबल द पीपल टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट ब्रेव इंडियन सोल्जर्स। नेक्स्ट is to enable people to contribute towards family of martyrs. Next is to enable people to get information about brave Indian children who saved other lives. And last क्या है? तो to enable the people to get information about freedom fighters. तो देखिए कुछ हमने कुछ ऑप्शंस दिए थे, उसमें से भारत के वीर किससे रिलेट करता है? तो इसका आंसर है बी, टू एनेबल पीपल टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स फैमिली ऑफ मार्टिर्स। जी आप जानते होंगे पिछले दिनों अक्षय कुमार जी का एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने एक ऐसा कुछ पोर्टल बनाने की मतलब कहा था कि अगर हो सके तो ऐसा बनाइए। तो इसी कड़ी में लगभग 2.5 या 3 महीनों के भीतर हमारी जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है उन्होंने ऐसा ही एक पोर्टल बना लिया है जिसका नाम है भारत के वीर। इसके तहत क्या होता है कि जो कुछ मतलब हमारे ऐसे सैनिक होते हैं जिनको मतलब यहाँ पे कुछ देश के लिए काम करते हो, जिन्हें अपनी जान न्यौछावर करनी पड़ती है, तो इनके फैमिली मेंबर्स को हम इस वजह से पैसे दे सकते हैं इस पोर्टल के थ्रू। मतलब कंट्रीब्यूशन जो होगा वो हमारे मतलब आम नागरिक जो है इसमें कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी ये बात है। तो इसका जब मैं ना कल वीडियो भी देख रहा था ना, तो अक्षय कुमार सर ने कि इसका मुझे आइडिया कैसे आई, तो इसके बारे में एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट कहा था उन्होंने कि अक्षय कुमार सर कहते थे कि जब मैं एक वीडियो देख रहा था कि टेररिस्ट को एक ऐसे पहले कहा जाता है कि आप जाइए ऐसा कुछ काम कीजिए, टेररिस्ट जो कुछ करते हो ऐसा कि ब्लास्ट कीजिए वगैरह वगैरह, तो आपकी मौत के बाद आपको तो पहले मतलब स्वर्ग मिलेगा वगैरह वगैरह जो कुछ उन्हें कहते हैं, और आपके घर वाले जो होंगे उनको टाइमली पैसे मिलते जाएंगे, ऐसा भी उन्हें मतलब टेररिस्ट को पहले ही बता दिया जाता है ऐसा। तो इसी बात से मतलब अक्षय कुमार सर ने कहा कि ये बात हमें पॉजिटिवली लानी है कि जो हमारे सैनिक है उनको भी तो एक एनकरेजिंग मोटिवेशनल कुछ होना चाहिए कि हाँ मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ, और मेरी अगर किसी में कुछ दुखद घटना हो जाती है मेरे बारे में, तो उसके बाद भी मेरे जो फैमिली है उनके लिए कोई ना कोई देखने वाला होगा। तो इसी कड़ी में ये भारत के वीर जो है वो वेब पोर्टल और वेबसाइट बनाई गई है, ठीक है। तो ये देखते हैं, अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विच इज़ द फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो ऑफ इंडिया? तो हमारे देश का पहला कम्युनिटी रेडियो कौन सा है ये हमें बताना है। तो देखिए अभी का ये ऑप्शंस दिए गए, संगम रेडियो, नेक्स्ट इज विविध भारती, थर्ड इज मैत्री रेडियो एंड लास्ट इज कांग्रेस रेडियो। ऑलराइट, तो जो हमारा कम्युनिटी रेडियो है वो है ए, दैट इज संगम रेडियो। ये 2008 में बनाया गया था, 2008 में सबसे पहले स्टार्ट कर दिया गया था, और अभी ये लगभग तेलंगाना के 150 विलेजेस में इसके बारे में इसका ब्रॉडकास्टिंग होता है। तो ये ना आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, लाइक हमारे मतलब ट्राइबल्स को हमें इनकरेज कुछ एजुकेशनल रिलेटेड या फिर बाकी कंटेक्स्ट प्रोवाइड करना है तो हम क्या कर सकते हैं। तो जी आप ऐसे कम्युनिटी रेडियोज का यूज़ कर सकते हो, ऐसा आप इथिक्स में या फिर पेपर 1-2 जहाँ कभी ऐसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आए तो एज इसको केस स्टडी यूज़ कर सकते हो संगम रेडियो को। और जो हमने एक ऑप्शन दिया था कांग्रेस रेडियो, ये क्या है? कांग्रेस रेडियो जो था ना वो हमारे क्विट इंडिया मूवमेंट के वक्त दैट इज 1942 में इसको स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था? तो वो है उषा मेहता जी, ठीक है। ये याद रखिए कि हमें ना कुछ आई थिंक 2014 में मेंस में एक क्वेश्चन पूछा था कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में लेडीज का क्या रोल था, महिलाओं का क्या रोल था। तो देखिए ऐसी कुछ जो महिलाएं हैं उनको बारे में आप मतलब ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं आए तो कोट कर सकते हो कि उषा मेहता जी जो थी उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के वक्त एक ऐसा रेडियो चलाया था जो जिसके लिए उन्हें ये बाकी सपोर्ट किसके द्वारा मिला था। तो देखिए विट्ठल भाई जवेरी, चंद्रकांत जवेरी एंड बाबू भाई ठक्कर। और ये रेडियो स्टार्ट करने के लिए इन्हें इक्विपमेंट जो थे वो किसके द्वारा प्रोवाइड किए गए थे? उनका नाम है नानक मोटवानी शिकागो रेडियो मुंबई से। इसके बारे में आई थिंक एक बार क्वेश्चन पूछा है, मैंने देखा था, तो ये इसलिए हमने ऐड किया नानक मोटवानी शिकागो रेडियो मुंबई। और इन्हें मतलब इमिनेंट पर्सनैलिटीज लाइक राम मनोहर लोहिया, अच्युतराव पटवर्धन एंड पुरुषोत्तम
त्रिकम दास वेर ऑल्सो एसोसिएटेड विथ कांग्रेस रेडियो। ये लोग जो थे वो भी इस कांग्रेस रेडियो के साथ एसोसिएटेड थे। एंड 14 अगस्त 1942 को ये सबसे पहले मतलब स्टार्ट कर दिया गया। और उस समय डॉक्टर उषा मेहता ने इसकी अनाउंसमेंट की थी। और क्या किया था, दिस इज कांग्रेस रेडियो कॉलिंग ऑन अ वेवलेंथ ऑफ 42.34 मीटर्स फ्रॉम समवेयर इन इंडिया। ऑलराइट, उषा मेहता, इनका नाम याद रखना है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस आर करेक्ट। सो कौन सी करेक्ट है, देखिए कम्युनिटी और रीजन ये हमने पूछा है। सो फर्स्ट क्या है, कुर्ज पीपल कहाँ से होते हैं, तो मिडल ईस्ट से। नेक्स्ट इज मधेसीज आर फ्रॉम भूटान। एंड लास्ट इज रोहिंग्याज आर फ्रॉम म्यांमार। तो आपको बताना है कि कौन से करेक्ट है। तो ये कुर्ज जो है वो बात सही है कि ये मिडिल ईस्ट में होते हैं, मतलब ये जी टर्की में है और कुछ पार्ट इनका सीरिया में भी है। तो ये कुर्द जो है वो मिडिल ईस्ट में है। नेक्स्ट इज मधेसी जो है वो भूटान में नहीं, ये नेपाल में है, ठीक है, भूटान में नहीं नेपाल में है। और रोहिंग्या जो है वो म्यांमार में है। और ये हमने एक बताया भी था कि इसके बारे में एक अच्छे से क्वेश्चन जो था वो कवर किया था कि ये रखाइन स्टेट में है। ये नाम भी याद रखिए, रखाइन स्टेट में, म्यांमार में। ऑलराइट, सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा परस्यूडेड जो मतलब इनको बहुत ही ज़्यादा अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये मतलब ना किसी देश ने इन्हें अपना नेशनैलिटी स्टेटस दिया है, ना ही कुछ इन्हें मतलब रेफ्यूजी स्टेटस मिल पाया है। तो इनके बारे में शायद 2016 में भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। तो ये बात याद रखिए, 1 और 3 जो है वो करेक्ट है, 2 जो है वो इनकरेक्ट है। सो हमारा आंसर है सी। ओके, तो ये देखिए ये कुर्द जो है वो यहाँ पे ये टर्की रहा, यहाँ पे सीरिया में कुछ पार्ट है, ईरान वगैरह, ये एक बहुत बड़े एरिया में कुछ लोग जो है वो फैले हुए हैं। और इनकी मांग चल रही है कि हमें मतलब एक सेपरेट देश इन लोगों का बना दिया जाए, इसलिए इनकी मांग चल रही है। ऑलराइट, तो ये मैंने बता दिया कुछ मधेशी और रोहिंग्या के बारे में। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। ऑलिव रिडले टर्टल जो है इनके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो फर्स्ट क्या है, ऑलिव रिडले इज कैटेगराइज्ड एज एंडेंजर्ड स्पीसी, ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द ऋषिकुल्य रूरकी कोस्ट इन गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा इज अ मेजर नेस्टिंग साइट ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल्स। जी देखिए, पहला तो बात क्या है कि IUCN में इनका स्टेटस क्या है, तो एंडेंजर्ड है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है यार। नेक्स्ट क्या है कि गंजम डिस्ट्रिक्ट में जो ये कोस्ट है यहाँ पे इनकी नेस्टिंग साइट होती है। तो ये आप बात जानते होगी कि ओडिशा में बहुत भारी मात्रा में ऑलिव रिडले टर्टल्स जो है वो अपने मतलब नेस्टिंग के लिए, हैचिंग करने के लिए, एग्स की हैचिंग वगैरह इसके लिए आते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। और फर्स्ट जो है वो भी सही है कि इनको जो स्टेटस दिया गया है वो है एंडेंजर्ड का, ठीक है। तो ये बात याद रखिए, क्योंकि ऑलिव रिडले टर्टल जो है ना वो एक मतलब कि पिछले 2 महीनों से कंटिन्यू न्यूज़ में हमने इस पे पहले भी 2 क्वेश्चन इस पे फॉर्म किए थे, जिसमें इसके मतलब इसके अलावा हमने बाकी क्वेश्चन पूछे थे। तो देखिए ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में अच्छे से कवर कर लीजिए। तो इसका आंसर है सी, दैट इज बोथ 1 और 2 करेक्ट। ऑलराइट, तो इसके बारे में तो अभी हमने जो रेगुलर था अभी बता दिया, बाकी तो ये वही है, आई थिंक सो, हाँ ये बाकी एक्सप्लेनेशन वही है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट 73rd अमेंडमेंट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपलसरी प्रोविजंस। कंपलसरी प्रोविजंस कौन सी, ये हमें बताना है। जी देखिए 73rd अमेंडमेंट के बाद है ना ऐसी 2 प्रोविजंस की कैटेगरी कर दी गई थी, एक तो कंपलसरी और दूसरा नॉन कंपलसरी। तो इनमें से कंपलसरी पूछा है। तो मैं पहले तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं और बाद में इसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट क्या है, तो ऑर्गेनाइजिंग अ ग्राम सभा इन विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस, तो ये फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट इज रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SC एंड ST इन पंचायत। थर्ड क्या है, गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर इन पंचायत। जो हमारे मेंबर्स होंगे जो इसके पार्लियामेंट के, इन्हें भी स्टेट लेजिस्लेचर और पंचायत में इनको रिप्रेजेंटेशन देना है। एंड लास्ट क्या है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1/3 सीट्स ऑफ विमेन इन पंचायत इन ऑल द 3 लेवल्स, ऐसा लास्ट स्टेटमेंट है। ऑलराइट, तो हमें इसका कौन सा आंसर करेक्ट है ये बताना है। तो ऑप्शंस आप देख लीजिए, हम इसका अभी आंसर देखते हैं। तो इसका जो 1, 2 एंड 4 जो है वो बात सही है, क्योंकि ये जो थर्ड है ना कि पार्लियामेंट के जो मेंबर्स है इन्हें भी रिप्रेजेंटेशन देना, ये कंपलसरी में नहीं आता। ऑलराइट, ये कंपलसरी में नहीं आता है। तो आंसर है 1, 2 एंड 4। जी मैंने कहा था कंपलसरी और कंपलसरी प्रोविजंस और वॉलंटरी प्रोविजंस ऐसी 2 है। तो देखिए क्या करना है कि एक कोई तो अच्छे से मतलब रट लीजिए कि कंपलसरी जो है ना वो अगर आपने रट लिया तो कंपलसरी छोड़ के मतलब 10 प्रोविजन है, ये 10 प्रोविजन छोड़ के अगर आपको कोई भी पूछ लिया जाए कि नॉन कंपलसरी कौन सा है, तो आप अगर ये आपको एक बात अगर फिक्स पता हो तो आपको दूसरा मतलब आप गेस कर सकते हो। तो कंपलसरी जो है ना वो अच्छे से रट लीजिए। तो देखिए कौन कौन से कंपलसरी प्रोविजन। फर्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइजिंग अ ग्राम सभा इन विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस, मतलब ग्राम सभा ऑर्गेनाइज करना, ये हमने क्वेश्चन में भी देख लिया। नेक्स्ट क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत एट विलेज लेवल, ठीक है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट इलेक्शंस टू ऑल सीट इन पंचायत। ऑलराइट, पंचायत के लिए डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन। पंचायत के जो चेयरपर्सन होंगे इनके लिए इनडायरेक्ट और पंचायत की सीट्स के लिए डायरेक्ट इलेक्शन। ये
छोटा सा डिफरेंस है, अच्छे से देख लीजिए। फिर 21 ईयर्स टू बी मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस। जी इसके बारे में यूपीएससी ने पिछली बार क्वेश्चन पूछा था कि ये 21 है या 25 है। हमने भी पिछले दिनों इसमें एक क्वेश्चन कवर किया था, तो ये याद रखिए 21 ईयर्स है मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन फॉर पंचायत। देन नेक्स्ट क्या है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, तो कौन कौन से में, मेंबर्स में, मतलब 3 ये जो था मेंबर्स के लिए भी और चेयरपर्सन के लिए भी, किन्हें, एससी और एसटी कम्युनिटी को, और साथ ही साथ रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ सीट फॉर विमेन, और उन्हें भी मेंबर में भी और चेयरपर्सन में भी ऐसा भी रखना है। नेक्स्ट इज फिक्सिंग टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स फॉर पंचायत, 5 साल का इनका टेन्योर होता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो पहले मतलब जो 73rd अमेंडमेंट से पहले क्या होता था कि 73rd अमेंडमेंट के पहले भी कुछ राज्यों में पंचायत सिस्टम होती थी, लेकिन उनका है ना मतलब जो एक कंसिडर कीजिए कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीजर नहीं था, मतलब कहाँ पे 3 साल की होती थी, कहीं पे 2 साल की, कहीं 5 साल की, कहीं 6 साल की, और कभी जब उन्हें मतलब लगता था कि अभी हमें इलेक्शन लेने चाहिए तब इलेक्शन होते थे। तो एक स्टैंडर्डाइजेशन लाने के लिए पूरे देश में ये 73rd अमेंडमेंट कर दी गई थी, और उसके तहत बताया गया था कि जो टेन्योर होगा वो 5 साल का पंचायत का होगा, ऐसा एक कंपलसरी प्रोविजन था। उसके साथ साथ नौवा प्रोविजन क्या था, तो देखिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। जी आप जानते हैं हमारा एक सेंटर मतलब एक इलेक्शन कमीशन है मेन, और उसके साथ स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो 73rd अमेंडमेंट के तहत बनाया गया था, और फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शंस ऑफ पंचायत, ये बात याद रखनी है। स्टेट इलेक्शन कमीशन किसके इलेक्शन कंडक्ट करता है, तो पंचायत के। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर्स टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत, मतलब जैसे हमारे सेंटर में एक फाइनेंस कमीशन होता है, वैसे ही एक स्टेट फाइनेंस के लिए भी बनाना है, जो पंचायत के लिए कितना पैसा अलॉट करना है इसके बारे में काम करता है। ऑलराइट, तो ये हो गए कंपलसरी प्रोविजन। जी हमने अभी अच्छे से सभी आपको बता दिए जी, ये छोड़ के बाकी जो कोई है वो वॉलेंट्री प्रोविजंस है, तो ये इन्हें रटने की जरूरत नहीं है। मतलब इन्हें छोड़ के, अगर ये कंपलसरी छोड़ के अगर आपको कोई भी पूछ लिया जाए तो वॉलेंट्री में होगा या फिर नहीं होगा, तो इसके बारे में अगर आप एक बार भी वॉलेंट्री पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वॉलेंट्री है कौन सी कंपलसरी है। ऑलराइट, तो ये हमने देख लिया, आप उन्हें एक बार देख लीजिए फिर से। अब हम देखते हैं 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द ड्रग गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है, तो हमारा जो गोल्डन ट्रायंगल है ड्रग्स के लिए, उनमें इनमें से कौन से देश आते हैं, तो फर्स्ट इज म्यांमार, नेक्स्ट इज लाओस, थर्ड इज अफगानिस्तान, नेक्स्ट इज पाकिस्तान एंड लास्ट इज थाईलैंड। ऑलराइट, तो इसका हमें आंसर बताना है कि गोल्डन ट्रायंगल जो है वो इसमें से कौन से कंट्रीज आते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर है ना, मतलब 3 और 4 नहीं है, दैट इज अफगानिस्तान और पाकिस्तान नहीं है, इसका आंसर है 1, 2 एंड 5। ओके, 1, 2 एंड 5, दैट इज डी आंसर है इसका। ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो है ना ये गोल्डन ट्रायंगल है। ऑलराइट, ये हमारे ईस्ट में है, और हमारे वेस्ट में कौन सा है, तो गोल्डन क्रिसेंट है। मतलब ये दोनों ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्रग्स का प्रोडक्शन होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे भी होता है ड्रग्स का प्रोडक्शन, लेकिन ये देखिए ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमारे दोनों साइड में है। इस वजह से हमारे जो मतलब नॉर्थ की हम आप देखते हैं कि आपने उड़ता पंजाब मूवी देखी होगी, तो पंजाब की हालत कितनी मतलब ख़राब हो चुकी है ड्रग्स की वजह से, और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट में भी ड्रग्स की वजह से मतलब इसका इफेक्ट हो रहा है। तो ये देख लीजिए, ये गोल्डन क्रिसेंट है, गोल्डन क्रिसेंट मतलब ऐसे हमारे मून का क्रिसेंट जो से होता है वैसे, और यहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल है। ठीक है, तो देख लीजिए इसके बारे में एक बार, ये न्यूज़ थी आज हिंदू में इसके बारे में छोटी सी, तो हमने ऐड कर दिया था। और लास्ट है, द गल्फ ऑफ एडन इज लोकेटेड इन बिटवीन डैश एंड डैश। तो गल्फ ऑफ एडन किसके बीच में है, ऑप्शन दिए गए येमेन, ओमन, सोमालिया, ईरान एंड यूएई। ऑलराइट, तो देखिए आप, और इसका आंसर मैं बता देता हूँ जी, इसका आंसर है ए, दैट इज 1 और 3, मतलब येमेन और सोमालिया के बीच में, येमेन और सोमालिया। येमेन जी होता क्या है ना, ये येमेन और ओमान के बीच में है ना कंफ्यूजन होता है, तो ये अच्छे से याद रखिए, ये यहाँ पे येमेन है, येमेन सऊदी अरेबिया के नीचे है येमेन, और ये ओमान जो है वो काइंड ऑफ वेस्ट मतलब साउथ वेस्ट में है ओमान। और ये देखिए ये सोमालिया है जिसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका इस नाम से भी जाना जाता है, और ये जो एडन है ना वो अरेबियन सी में है, और ये रेड सी से कनेक्ट होता है बाब अल मंडब, ये जो स्ट्रेट है यहाँ पे देखिए, ये बाब अल मंडब, इस स्ट्रेट से ये रेड सी को कनेक्ट करता है, रेड सी, ये भी याद रखना है, रेड सी को। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आज के 10 क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द इशू ऑफ कंट्रोल एंड फेजिंग आउट ऑफ यूज ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस। मतलब देखिए कि ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस के लिए इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो रिलेट करता है। तो फर्स्ट क्या है देखिए, फर्स्ट इज ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, नेक्स्ट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल,
थर्ड इज क्योटो प्रोटोकॉल एंड लास्ट इज नगोया प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइए। एंड नेक्स्ट इज द स्वदेशी एंड बॉयकॉट वेयर अडॉप्टेड एज अ मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द, तो ये पहले सबसे बार कब यूज किया गया था, तो आप इसका भी आंसर बताइए। एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, नेक्स्ट इज होम रूल मूवमेंट, सी इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड लास्ट इज विजिट ऑफ साइमन कमीशन टू इंडिया। ऑलराइट, तो देखिए अभी हमारे 10 क्वेश्चन जो थे वो रेगुलर वो कंप्लीट हो गए और साथ ही साथ 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग हमें दीजिए कमेंट्स में, सिर्फ कमेंट में देखकर आप मतलब नहीं, अपना जो नॉलेज है वो कंप्लीट करना है। तो देखिए, पढ़िए और हमें आंसर दीजिए। ऑलराइट, सो मिलते हैं कल जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड। कीप स्टडिंग।